नमस्कार। आज हम भारत की वैश्विक छवि को समझने की कोशिश करेंगे और पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम एक ऐसे स्रोत का विश्लेषण करेंगे जो भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को दो अलग-अलग राजनीतिक दौरों के चश्मे से देखता है। हम ये देखेंगे कि भारत की आवाज को लेकर क्या दो अलग-अलग कहानियां बताई जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी बड़े दावे से। हमारा स्रोत इसी बात की गहराई में जाता है कि क्या ये दावा आज की हकीकत से मेल खाता है। तो पहली कहानी वो है जो शायद आजकल काफी सुनने को मिलती है। वो ये कि हाल के सालों में दुनिया में भारत का रुतबा और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। मिसाल के तौर पर एक दावा ये किया जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसी विश्व धरोहर को दुनिया भर में असली पहचान हाल की सरकार के प्रयासों से ही मिली है। और कुछ ऐसा ही तर्क योग के बारे में भी सुनने को मिलता है कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर जो पहचान मिली है उसका ज्यादातर श्रेय मौजूदा सरकार को ही जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक कहानी। अब देखते हैं कि हमारा जो स्रोत है वो इन दावों को कैसे देखता है, या कहें कि कैसे चुनौती देता है। और इसकी शुरुआत दिलचस्प बात यह है कि योग के इतिहास से होती है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि योग का पश्चिम में लोकप्रिय होने का सफर कोई नया नहीं है। ये तो दशकों पहले ही शुरू हो गया था। 1952 में नेहरू से लेकर 1968 में बीटल्स के ऋषिकेश आने तक ये कुछ ऐसे पल थे जिन्होंने योग को ग्लोबल बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। इसके बाद स्रोत मीडिया की तरफ मुड़ता है। और ये देखिए, एक ही इंटरनेशनल मैगजीन है, टाइम, और सिर्फ 4 साल के अंदर उनके कवर पर भारत को लेकर नजरिया कैसे बदल गया। फिर बात आती है आंकड़ों की। ये कुछ ग्लोबल इंडेक्स हैं जो स्रोत पेश करता है। ये हाल के सालों में भारत की स्थिति को नंबरों में दिखाते हैं। और फिर ये नंबर सामने आता है। ये वो संख्या है जितने लोगों ने सिर्फ 2022 में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। स्रोत के मुताबिक ये रिकॉर्ड तोड़ नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो इस मौजूदा तस्वीर की तुलना करने के लिए हमारा स्रोत हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उस जमाने में भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह का सम्मान मिलता था। सोचिए, देश नया नया आज़ाद हुआ था, आर्थिक तौर पर कमजोर था, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते थे। अच्छा, उस प्रभाव के केंद्र में एक बहुत बड़ी चीज थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम NAM भी कहते हैं। नेहरू इसके को-फाउंडर थे। देखिए, उस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। NAM उन देशों का एक मंच था जो कहते थे कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपना अलग रास्ता बनाएंगे। और इस वजह से भारत इन तीसरे गुट के देशों का एक लीडर बनकर उभरा। नेहरू का ये कोट, ये उनकी उस आज़ाद सोच को बिल्कुल साफ कर देता है जिस पर भारत की उस दौर की विदेश नीति टिकी थी। और बात सिर्फ नीतियों की नहीं थी, नेहरू के व्यक्तिगत प्रभाव की भी थी। स्रोत दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के कोच दिखाता है। शुरुआत करते हैं अमेरिका के महान सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से। फिर देखिए नेल्सन मंडेला, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो तो नेहरू को अपना हीरो मानते थे। और तो और सोवियत संघ के आखिरी लीडर मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने भी बताया कि जब वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे तो नेहरू को सुनकर उन पर कितनी गहरी छाप पड़ी थी। तो इन सब बातों के बाद स्रोत हमारे सामने भारत की दुनिया में जगह को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव, या कहिए कि 2 कहानियां रखता है। एक कहानी ये है कि भारत का सम्मान दुनिया में अभी हाल ही में 2014 के बाद बढ़ा है, और दूसरी कहानी ये है कि भारत का तो एक लंबा इतिहास रहा है दुनिया को नैतिक नेतृत्व देने का, एक ऐसा प्रभाव जो अब कुछ पैमानों पर शायद कमजोर पड़ता दिख रहा है। स्रोत याद दिलाता है उस दौर की जब भारत भले ही गरीब था, लेकिन दुनिया के बड़े नैतिक सवालों पर, जैसे रंगभेद पर, बहुत मजबूती से अपनी आवाज उठाता था। और यहीं पर आकर स्रोत एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि अगर किसी देश के खुद के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर सवाल उठने लगें तो क्या वो दुनिया के मंच पर खड़े होकर दूसरों को नसीहत दे सकता है? क्या उसकी बातों में वो नैतिक वजन रह जाता है? और बस यही सवाल हमें इस पूरी पड़ताल के आखिर में ले आता है कि किसी भी देश की दुनिया में असली हैसियत, उसकी असली पहचान किस चीज से बनती है? क्या ये सिर्फ प्रमोशन और पैसे की ताकत से बनती है, या फिर इसका आधार होता है इतिहास, भरोसा और सही गलत पर साफ साफ बोलने की हिम्मत?
ये स्रोत आखिर में हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है,